एग्रीकल्चर केमिस्ट्री यूनिट नंबर 5 के लेक्चर नंबर 7 तक हम पहुंच चुके हैं और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बफर सॉल्यूशन की, उभय प्रतिरोधक विलयन। ठीक है ना, बफर सॉल्यूशन की बात करेंगे। बफर जो इसको हिंदी में बोलते हैं उभय प्रतिरोधकता, इसकी बात करेंगे। क्या होता है उभय प्रतिरोधक, समझते हैं भाई बात को। ठीक है ना, देखो जब हम किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में बात कर लेता हूं, फिर इसी को हम मृदा के रेस्पेक्ट में बात कर लेंगे। ठीक है, कोई आपके पास विलयन है, ठीक है, इसमें आपने क्या किया है, थोड़ी मात्रा में इसमें आपने अम्ल मिलाया, थोड़ा आपने इसमें क्या मिलाया, एसिड मिलाया, या आपने इसमें थोड़ा क्या मिलाया, क्षार मिलाया, थोड़ा आपने इसमें क्या मिलाया, क्षार मिलाया। ठीक है ना, बेस मिलाया, भस्म मिलाई, तो इसके पीएच मान परिवर्तित नहीं हुए। भाई होना तो क्या चाहिए था कि अगर आपने अम्ल डाला है तो पीएच मान कम होने चाहिए थे, या आपने क्षार डाला है तो पीएच मान आपके बढ़ने चाहिए थे। लेकिन हुआ क्या, जब इस सॉल्यूशन का जब पीएच हमने चेक किया तो इसका पीएच मान में कोई खास, कोई सिग्निफिकेंट परिवर्तन नहीं आया। पीएच मान परिवर्तित नहीं हुए, एज इट इज बने रहे। इस गुणधर्म को हम क्या बोलते हैं, बफर गुणधर्म, बफर सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, बफर सॉल्यूशन, बफर विलयन। और इस गुण को हम क्या बोलेंगे, उभय प्रतिरोधक। हिंदी में अगर मैं आपको नाम बताऊं तो क्या बोलोगे, उभय प्रतिरोधक। समझ गए। अब इसी चीज को आप मृदा के रेस्पेक्ट में ले लो कि मृदा में थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर उसके पीएच मान परिवर्तित नहीं होते। इस गुणधर्म को क्या बोलेंगे, उभय प्रतिरोधकता कहते हैं। समझ गए बात को। अगर आपको एसिड या बेसिक आपको प्रॉपर्टीज लानी है तो सामान्य से आपको बहुत अधिक मात्रा में क्या डालना पड़ेगा, अम्ल या क्षार। जैसे आपकी मान के चलो आपकी मिट्टी कैसी है, क्षारीय है, तो थोड़ी मात्रा में अम्ल डाला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आवश्यक या सामान्य मात्रा से अधिक मात्रा में जब आप अम्ल डालोगे तब उसके पीएच के मान क्या होंगे, परिवर्तित होंगे। इसी गुणधर्म को क्या बोलते हैं भाई, उभय प्रतिरोधकता। हमारा जो ब्लड है, बॉडी में जो हमारा खून है, वो भी क्या है, एक उभय प्रतिरोधक विलयन है। हम कुछ भी खा लेते हैं भाई, तो अगर हमारा पीएच मान एकदम से बदल जाएगा खून का तो बहुत गड़बड़ी हो जाएगी भाई, शरीर में इंबैलेंस, काफी तरीके के डिसीज हो जाएंगे आपको। ठीक है ना, लेकिन हमारी बॉडी का जो पीएच है वो मेंटेन रहता है 7.2 से 7.4 के बीच। तो कहने का मतलब यहां पर आपका जो बॉडी का पीएच है वो मेंटेन रह रहा है, इसका मतलब ये कैसा विलयन है, उभय प्रतिरोधक विलयन है। ठीक है, देखो इसको एक बार, चलो भाई अब इस पैराग्राफ को भी देख लेते हैं, लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, सारी बातों को समझते हैं। ठीक है, देखना उभय प्रतिरोधक वे पदार्थ हैं जिनकी उपस्थिति में किसी विलयन के पीएच मान को परिवर्तित करने के लिए किसी अम्ल या क्षार की आवश्यकता से अधिक मात्रा उपयोग में ली जाती है। वही बात आ गई भाई कि थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार डालोगे तो पीएच मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यानी आपको आवश्यक मात्रा से भी अधिक मात्रा में आपको क्या डालना पड़ेगा, अम्ल या क्षार डालोगे, तभी जाके आपके पीएच के मान परिवर्तित होंगे। समझ गए बात को। आगे चलते हैं, आगे क्या बोला है, कोई भी विलयन जब थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने के परिवर्तन का प्रतिरोध दिखाता है, यानी थोड़ी मात्रा में आपने अम्ल और क्षार मिलाया तो उस परिवर्तन का विरोध करता है। ठीक है, तो इस कार्य को उभय प्रतिरोधी क्रिया, बफर रिएक्शन कहते हैं। और विलयन में ऐसे गुणधर्मों को क्या कहते हैं, उभय प्रतिरोधकता। और इस प्रकार के विलयनों को उभय प्रतिरोधी विलयन कहते हैं, बफर सॉल्यूशन कहते हैं। तो जो मैं डेफिनेशन बता रहा हूं ना, सीधी सीधी आप डेफिनेशन वही लिखोगे। क्या लिखोगे आप, देखो आपने अगर कॉपी पेन ले रखा है तो आप लिख भी सकते हो। क्या लिखोगे कि जब विलयन में थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाया जाता है तो विलयन के पीएच मान परिवर्तित नहीं होते। इस प्रकार के विलयन को हम क्या कहते हैं, बफर विलयन, या हिंदी में आप लिखोगे तो उभय प्रतिरोधी विलयन कहते हैं। ठीक है, यदि पीएच के मान में परिवर्तन करना है तो आवश्यक मात्रा से अधिक मात्रा का हमें अम्ल या क्षार यूज करना पड़ेगा। समझ गए बात को। आगे देखो, विलयनों में यह गुण उनकी निश्चित अम्लता या क्षारकता के कारण होता है। और ये गुणधर्म किस वजह से होता है भाई, उनकी फिक्स एसिडिटी और बेसिडिटी की वजह से होता है। ठीक है, अब आपसे प्रकार पूछ ले तो अम्लीय बफर विलयन और क्षारीय बफर विलयन दो प्रकार होते हैं, लेकिन यहां आपको ज्यादा डिटेल से दिया नहीं है। आपको सिर्फ डायरेक्ट पूछ सकता है कि उभय प्रतिरोधी विलयन के कोई दो उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो उभय प्रतिरोधी विलयन के देखो उदाहरण दे रखे हैं आपको कि ये विशेषतः ये दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के बने हुए होते हैं, या दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल के लवण बने हुए होते हैं। ठीक है, यानी ये किससे बने होंगे, या तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए होंगे, या ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बने हुए लवण होंगे। समझ गए। तो देखो पहला एग्जांपल, देखो पहला एग्जांपल आपको दिखाता हूं मैं, ये देखो CH3COOH एसिटिक एसिड दे रखा है और सोडियम एसीटेट दे रखा है। ठीक है ना,
अब ये क्या बता रहा है कि ये दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के साथ जो लवण है उसके साथ बना है। तो देख लो, अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं तो एसिटिक एसिड कैसा होता है भाई, दुर्बल अम्ल, यानी ये तो कैसा है, वीक एसिड है, ठीक है। और अगर हम इस सॉल्ट की बात करें, सोडियम एसीटेट की बात करें, तो ये जो लवण है वो किससे बना होगा भाई, एक तो बना होगा ये एसिटिक एसिड से, CH3COOH से, और Na कहां से आया होगा, Na आया होगा आपका NaOH से। एक सेकेंड, Na किससे आया होगा, नीचे लिख देता हूं, Na आया होगा आपका NaOH से। तो देखो NaOH क्या है, आपका प्रबल क्षार है, और ये क्या है, आपका दुर्बल अम्ल है। तो हम कह सकते हैं ना कि ये जो आपका जो विलयन है ये किससे बना है, आपका दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर जो लवण बना है उससे ये आपका बफर विलयन बना है। समझ गए बात को, देखो वही लिखा है ऊपर कि दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार के साथ जो लवण है उससे इसका निर्माण हुआ है। या आपका कैसा हो सकता है बफर विलयन, आपका स्ट्रॉन्ग तो एसिड हो, प्रबल अम्ल हो, और जो आपका लवण बना है वो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर बना हो। जैसे नीचे एग्जांपल दे रखा है, समझना भाई, समझने की चीजें, समझोगे तो मजा आएगा, ठीक है ना। देखो यहां पर आपको दे रखा है, एक सेकंड में ब्रैकेट से दिखाता हूं इसको, ये देखो ऊपर दे रखा है आपको दुर्बल अम्ल, ऊपर क्या दे रखा है आपको, दुर्बल क्षार, और नीचे क्या दे रखा है, इसका प्रबल अम्ल के साथ लवण बना है। अब मैं समझाता हूं आपको, देखो NH4OH आपका कैसा है भाई, दुर्बल क्षार, ठीक है। एस ब्लॉक के जितने भी है जनरली वो आपके क्या बनाते हैं, प्रबल अम्ल, जैसे NaOH हो गया आपका, ठीक है ना, आपका सीजियम हाइड्रोक्साइड हो गया, आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, ये सारे आपके KOH हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सारे आपके कैसे होते हैं, प्रबल होते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये सारे आपके प्रबल क्या होते हैं, क्षार होते हैं, ठीक है। और इनके अलावा जो आपके हाइड्रोक्साइड लगे हों समझ लेना वो दुर्बल होंगे, ठीक है, एस ब्लॉक के अलावा जो भी हों। अब अगर मैं बात करूं तो ये हो गया आपका दुर्बल क्षार, और अगर मैं अमोनियम क्लोराइड की बात करूं, NH4Cl की बात करूं, तो अमोनियम क्लोराइड मुझे बताओ किससे बना होगा, एक तो बना होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड से, और किससे बना होगा, और Cl कहां से आया होगा भाई, HCl से आया होगा। अब हम सबको पता है HCl कैसा है, प्रबल अम्ल है, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH कैसा है, दुर्बल क्षार है। तो देख लो यहां पर जो मिक्सचर आपका बना है वो किससे बना है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार के लवण से युक्त बना है, ठीक है। तो यहां पर आपके दो प्रकार के विलयन हो सकते हैं बफर, कि पहला जिसमें आपका दुर्बल अम्ल हो और प्रबल क्षार से मिलकर जो लवण बना हो, दूसरा आपका जो दुर्बल क्षार हो और प्रबल अम्ल से मिलकर बना हुआ आपका क्या हो, सॉल्ट हो, लवण हो, ठीक है। इस तरीके के आपके दो एग्जांपल हैं। डायरेक्ट याद रखोगे भाई सीधा सीधा आप कि CH3COOH और CH3COONA, दूसरा NH4OH और NH4Cl। एक बात और याद रखनी है कि जो यहां पर दुर्बल एसिड होगा उसी का लवण चाहिए भाई, ठीक है ना। ऐसा नहीं यहां पर आपने कोई अलग से वीक एसिड ले लिया और लवण आपने कोई अलग एसिड का बना दिया, वो नहीं चलेगा, सेम होना चाहिए। अगर वीक एसिड इधर है तो वो वीक एसिड ही सॉल्ट में होना चाहिए। सेम टू सेम आपका दुर्बल क्षार यहां पर है तो वही दुर्बल क्षार आपका किस में होना चाहिए, सॉल्ट में होना चाहिए, ठीक है। तभी इसको हम क्या बोलेंगे, बफर विलयन बोलेंगे। समझ गए, आगे की कहानी चलते हैं। चलो देखो नेक्स्ट पैराग्राफ को। अब इसको ये और डिटेल से आपको समझा रहा है कि उदाहरणतः जैसे हम पोटेशियम क्लोराइड और अमोनियम एसीटेट कि 1 लीटर विलयन में हम क्या डालते हैं, 1-1 ml HCl मिलाते हैं। आपने दो सॉल्यूशन ले लिए, एक तो किसका ले लिया, पोटेशियम क्लोराइड का, KCl का ले लिया, और एक आपने अमोनियम एसीटेट का ले लिया, ठीक है ना। अब दोनों में आप क्या कर रहे हो, 1-1 ml क्या मिला रहे हो, HCl मिला रहे हो। जैसे आपने दो ले लिए भाई और दोनों आपने अलग अलग लिए हैं, इसमें समझ लो आपका पोटेशियम क्लोराइड है, आपने इसके अंदर मिला दिया क्या, 1 ml HCl मिला दिया, और सेम टू सेम अमोनियम एसीटेट में भी आपने क्या मिला दिया भाई, 1 ml HCl मिला दिया। फिर आपने देखा कि इनके pH के मानों में क्या फर्क पड़ा, मैंने इसमें भी 1 ml HCl मिला दिया, इसमें भी मैंने 1 ml HCl मिला दिया। अब मैंने जब इनकी pH मान चेक करे तो देखो pH मान चेक करने पर क्या 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 मिला हमें भाई, देखो पोटेशियम क्लोराइड विलयन का pH 7 से घटकर केवल 3 रह जाता है, यानी पोटेशियम क्लोराइड तो कैसा हो गया, बफर सॉल्यूशन नहीं रहा, इसके तो pH मान परिवर्तित हो गए। भाई हमने थोड़ा सा क्या मिलाया, HCl मिलाया, तो देखो इसके pH मान घटके 7 से घटके कहां हो गए, 3 हो गए, यानी ये तो हमारा बफर विलयन नहीं है, क्योंकि बफर विलयन क्या करता है भाई, pH के परिवर्तन का विरोध करता है, pH में परिवर्तन नहीं होने देता, तो हम कहेंगे ये बफर विलयन नहीं है। लेकिन जब हमने अमोनियम एसीटेट को देखा, आगे देखो आगे क्या बोल रहा है,
कि जब अमोनियम एसीटेट के विलयन में जो पीएच हमने कैलकुलेट की वो पहले 7 थी, लेकिन बाद में उसमें बहुत ही थोड़ा अंतर आता है। बहुत ही थोड़ा का मतलब पहले 7 थी, अब समझ लो 6.9 हो गई, यानी पीएच में कोई ज्यादा एज इट इज कोई सार्थक परिवर्तन नहीं आया। कहने का मतलब यहां पर अगर हम अमोनियम एसीटेट को देखें तो अमोनियम एसीटेट हमारा क्या है, एक बफर विलयन, उभय प्रतिरोधी विलयन है, जबकि हमारा केसीएल उभय प्रतिरोधी विलयन नहीं है। समझ गए भाई? बोलो, सारी बात समझ में आ गई? तो यही बात पैराग्राफ में आगे बोली गई है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अमोनियम एसीटेट एक उभय प्रतिरोधक है जो पीएच के परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है, प्रतिरोध करता है। समझ गए भाई उभय प्रतिरोधन की कहानी? नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। उभय प्रतिरोधी विलयन के गुणधर्म के क्या क्या गुणधर्म होते हैं उभय प्रतिरोधी विलयन के, समझना भाई एक एक पॉइंट को बड़े आसानी से। आप ये बिल्कुल सरल है, आप समझ गए तो आप थ्योरी को बड़े आराम से अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। ठीक है, देखना पहला पॉइंट देखो, प्रत्येक उभय प्रतिरोधी विलयन की पीएच निश्चित होती है। ठीक है, पीएच के मान में परिवर्तन नहीं होता और उसके विलयन में प्रबल अम्ल या क्षार की अल्प मात्रा मिलाने पर विलयन का पीएच अपरिवर्तित रहता है। वही बात हम समझ गए कि अगर उसमें थोड़ी मात्रा में आप अम्ल मिलाओगे, चाहे वो अम्ल आपका प्रबल हो या क्षार आपका प्रबल हो, थोड़ी मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर पीएच के मान में परिवर्तन नहीं होता। हाँ, बहुत ज्यादा मिला दोगे तो जाहिर सी बात है परिवर्तन होगा, लेकिन थोड़ी मात्रा में अगर मिलाया है तो कोई परिवर्तन आपका नहीं होगा। ठीक है, यानी पीएच आपका कैसा रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरे पॉइंट में क्या बोल रहा है, उभय प्रतिरोधी विलयन का पीएच अधिक समय तक स्थिर बना रहता है तथा तनुता का भी अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। यानी उभय प्रतिरोधी का जो पीएच है वो ऐसा नहीं है थोड़े समय के लिए स्टेबल है बाद में चेंज हो जाए, ऐसा नहीं है। वो लंबे समय तक आपका पीएच कैसा रहता है, स्थिर बना रहता है। तथा जब हम इसको पतला करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, यानी तनुता का भी अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। तनुता का मतलब क्या है, डाइल्यूट करना, पतला करना, उसमें पानी मिला देना। तो आप जब उसमें पानी मिला देते हो, उसको डाइल्यूट कर देते हो, तो तनुता का भी कोई प्रभाव इस पर अधिक नहीं पड़ता। समझ गए? किस पर? उभय प्रतिरोधी विलयन पर। तो ये आपके हो गए उभय प्रतिरोधी विलयन के गुणधर्म। दो गुणधर्म बड़े आसान है, आसानी से हम लिख सकते हैं भाई। अब अगला पॉइंट देखना भाई, अगला पॉइंट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हेडिंग ऊपर कर लेते हैं इसको थोड़ा। देखो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी मृदाओं में उभय प्रतिरोधन। मृदाओं में उभय प्रतिरोधन, ठीक है, बफरिंग इन सॉइल। ठीक है, मृदाओं में अब इस केस को पढ़ेंगे। अभी तो हमने विलयनों में बात कर ली कि भाई विलयन के अंदर क्या कहानी होगी। अब इन्हीं सारे प्रॉपर्टीज को हम किस में अध्ययन करेंगे, सॉइल के अंदर। ठीक है, देखो पहली लाइन पढ़ते हैं। पहली लाइन में क्या लिख रहा है, मृदाएं भी उभय प्रतिरोधन गुण प्रदर्शित करती हैं। भाई सीधी बात है, अगर मिट्टी के अंदर भी ऐसा होता ना कि थोड़ा सा आपने एसिड बेस डाला और उसके पीएच मान बदल गए, तो आपने इससे प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि पीएच मान अगर बदल जाएंगे तो रोग भी कई तरीके के हो जाएंगे, दूसरा उपज भी कम हो जाएगी, मृदा की भौतिक संरचना भी खराब हो जाएगी। कुल मिला के पीएच के मान अगर फटाफट बदलने लगे तो आपकी पौधे की जो उपज है वो हो ही नहीं पाएगी, आपकी फसल का जो आपका रेवेन्यू है वो जनरेट ही नहीं हो पाएगा। समझ गए ना मेरी बात को? यानी मृदा भी है जो उभय प्रतिरोधकता प्रदर्शित करती है। थोड़ी मात्रा में अम्ल क्षार मिलाते हो तो पीएच के मान में कोई ज्यादा फर्क नहीं आता। बहुत ही ज्यादा अगर आप मिलाओगे तो फर्क आएगा, लेकिन थोड़ी मात्रा में अम्ल क्षार मिलाया तो परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे मान के चलो आपकी बरसात हुई और बरसात में आपने एक कैरेक्टर सुना है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा आपकी हुई, तो अगर ऐसा होता तो बरसात पड़ते ही आपकी मिट्टी तुरंत क्या हो जाती भाई, अम्लीय हो जाती। तो आपकी जो फसलें हैं वो तुरंत क्या हो जाती हैं, आपकी बर्बाद भी हो जाती। तो हमारे लिए अच्छा है भाई कि मृदा में ऐसा गुणधर्म पाया जाता है कि थोड़ी मात्रा में अगर अम्ल क्षार आए तो उसमें परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, समझना इस गुणधर्म को भाई, बड़ा बहुत ही प्यारा सा गुणधर्म। देखो मृदा पीएच में एक निश्चित परिवर्तन लाने के लिए आमतौर पर मृदा निलंबन में उपस्थित H+ तथा OH-, इसको कर देना OH-, OH+ लिख रखा है इन्होंने, OH- कर देना। ठीक है ना, OH- आयनों की मात्राओं के कारण जितना अम्ल या क्षार आवश्यक होता है उससे बहुत अधिक डालना पड़ता है। तो भाई ऐसा है कि अगर आपको वाकई में अगर आपको परिवर्तन करना है मिट्टी के पीएच मान में, यानी मिट्टी को अगर आपको अम्लीय क्षारीय बनाना है तो थोड़े से अम्लीय क्षार से काम नहीं चलेगा। आपको जितना H+ और OH- आयन आपको चाहिए उससे कहीं ज्यादा मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में आपको इसको डालना पड़ेगा। क्यों डालना पड़ेगा? क्योंकि मिट्टी कैसा गुणधर्म प्रदर्शित करती है, उभय प्रतिरोधकता प्रदर्शित करती है। समझ गए बात को? आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट पैराग्राफ। यह उभय प्रतिरोधन क्रिया अर्थात पीएच में परिवर्तन का प्रतिरोध दुर्बल अम्ल और उनके लवणों के प्रभाव के कारण होता है। क्योंकि मिट्टी के अंदर कौन होते हैं भाई, वीक बेस, दुर्बल अम्ल
और इसके लवण, दुर्बल अम्ल और इसके लवण, ठीक है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो इनके सॉल्ट होंगे, जो इनके लवण होंगे, तो आपको पता है ये प्रकार, ये जो है वो एक प्रकार का क्या है, उभय प्रतिरोधी विलयन है। तो उभय प्रतिरोधी विलयन इस वजह से आते हैं क्योंकि मिट्टी के अंदर दुर्बल अम्ल होते हैं और दुर्बल अम्ल से बने हुए क्या होते हैं, लवण होते हैं, जिसके कारण मिट्टी के अंदर क्या आती है, उभय प्रतिरोधकता आती है। समझ गए बात को? देखो, उनके लवण के प्रभाव के कारण होता है मृदा की उभय प्रतिरोधी क्रिया को एक कोलोइडी अम्ल के, नीचे चलते हैं, विघटन से समझाया जा सकता है। ठीक है ना? देखो अब यहां पर कोलोइडी अम्ल का क्या किया है, डिसोसिएशन किया है, विघटन किया है। समझते हैं पहले तो ये रिएक्शन को देखो भाई। अधिशोषित H+ और Al3+ आयन है जो निश्चित अम्लता शो कर रहे हैं आपको, और इधर मृदा विलयन में H+ और Al3+ आयन है जो कैसी सक्रिय अम्लता दिखा रहे हैं। यहाँ तो निश्चित अम्लता है जो कोलोइडी कणों के ऊपर अधिशोषित चिपक के बैठे हैं, कौन कौन से, H+ और Al3+ आयन, एल्यूमिनियम आयन। और यहाँ मृदा सॉल्यूशन यानी जो सॉइल जो आपका मृदा विलयन बना है उसके अंदर कौन है, H+ और Al3+ आयन, और इनकी वजह से कौन सी अम्लता उत्पन्न हो रही है भाई, सक्रिय अम्लता। अब सक्रिय अम्लता वगैरह क्या है, निष्क्रिय अम्लता, ये हम बात कर चुके हैं भाई प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है ना? अब देखो आगे, देखो नेक्स्ट क्या लिखा है भाई पैराग्राफ में, यह दुर्बल अम्ल अल्प मात्रा में ही विघटित होता है, इससे अधिकांश अधिशोषित हाइड्रोजन आयंस अविघटित ही रहते हैं। ठीक है, यानी ये जो वीक एसिड है वो बहुत ही कम मात्रा में, अल्प मात्रा में कैसा होता है, डिसोसिएट होता है। यानी जो अधिकांश अधिशोषित जो H+ आयन है, जो बहुत सारे जो आपने अधिशोषित H+ आयन जो अधिशोषित चिपके हुए हैं वो बिना विघटित यानी अविघटित ही रह जाते हैं। ठीक है, समझ गए? अतः यदि इसमें काफी मात्रा में चूना मिलाया जाए तो H+ आयन उदासीन हो जाएंगे। भाई जब विघटित ही नहीं हो रहे, अविघटित रह रहे हैं, तो हमें क्या है, आवश्यकता से अधिक मात्रा में क्या मिलाना पड़ेगा, चूना मिलाना पड़ेगा। तो यही बात बोली है कि यदि इसमें काफी मात्रा में चूना मिलाया जाए तो H+ आयन उदासीन हो जाते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत मिलाओगे फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा मात्रा में आपको क्या मिलाना पड़ेगा भाई, आपको चूना मिलाना पड़ेगा, क्योंकि ये अविघटित ही है, विघटित होकर आ ही नहीं रहे। ठीक है, समझ गए ना बात को आप? तो उनकी कमी को पूरा करने के लिए अम्ल विघटित होकर H+ आयन मृदा विलयन में देता है। फलतः विलयन के pH में बहुत ही कम अंतर आता है। समझना भाई, बहुत ही अच्छी बात इसने इस पैराग्राफ में बोली है। अब क्या किया, चूने ने आपके H+ आयनों को उदासीन कर दिया, तो H+ आयनों की हो गई आपकी कमी। तो क्या करता है, तुरंत कमी को पूरा करने के लिए जो अम्ल है वो क्या करता है, H+ आयनों को विघटित कर देता है। किसमें, मृदा विलयन में, जिससे pH के मान में बहुत कम अंतर आता है। भाई जितने आपके H+ आयन उदासीन हुए थे उसको कौन दे देता है, एसिड दे देता है, तो वो उसकी भरपाई कर देता है ना एक तरीके से। तो इस वजह से pH के मान में आपके बहुत कम अंतर आते हैं। समझ गए बात को? देखो एक नेक्स्ट टॉपिक और देखो आप, उभय प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, उभय प्रतिरोधक क्षमता, बफरिंग कैपेसिटी। ठीक है, देखना मृदा में अम्लीय क्षार मिलाने से उनके pH मान में परिवर्तन होता है, अर्थात मृदा अम्ल व क्षार दोनों के लिए प्रतिरोध प्रदर्शित करती है, इसलिए यह उभयधर्मी कहलाती है। ठीक है, दोनों के लिए प्रतिरोध, pH मान में यहां पे एक वर्ड ऐड कर लेना कि अगर आपने मृदा में थोड़ी मात्रा में अम्लीय क्षार मिलाया है तो pH मान में परिवर्तन नहीं होता है, ये ऐड करना। ठीक है ना? इस वजह से इसको क्या कहते हैं, हम प्रतिरोधकता कहते हैं, उभय प्रतिरोधकता कहते हैं, और अम्ल क्षार दोनों के रेस्पेक्ट में यही बात होती है, इस वजह से हम इसे क्या कहते हैं, उभयधर्मी कहते हैं। ठीक है, मृदा अम्लीय एवं क्षारीय दोनों गुण प्रदर्शित करती है। सीधी सीधी बात है, मिट्टी अम्लीय भी हो सकती है, क्षारीय भी हो सकती है, दोनों ही कैरेक्टर उसमें हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखो, इस पैराग्राफ को थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं पहले। मृदा की उभय प्रतिरोधन क्षमता कोलोइडल पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, किस पर निर्भर करती है, कोलोइडल प्रकार पदार्थों की प्रकृति पर, उनका क्या नेचर है उस पर ये चीजें डिपेंड करेंगी। ठीक है, जिस मृदा में जितनी अधिक मात्रा में मृतिका होती है, मृतिका को और क्या बोलते हैं, क्ले बोलते हैं। ठीक है ना, CLAY, जिसका इंग्लिश में सिलिका जो आपने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चरों में, तथा कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होते हैं, उतनी ही उसकी उभय प्रतिरोधन क्षमता अधिक होती है। यानी मिट्टी के अंदर आपकी जितनी अधिक मात्रा में आपका क्ले होगा, जितनी अधिक मात्रा में आपका ह्यूमस होगा, कार्बनिक पदार्थ होगा, ठीक है, उतनी ही उसकी बफर कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, उभय प्रतिरोधन क्षमता उतनी ही उसकी ज्यादा होगी। मृदा की धनायन उन्मुख क्षमता द्वारा भी मृदा उभय प्रतिरोधन क्षमता प्रभावित होती है। यानी उसकी जो कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी है उससे भी कौन इफेक्ट होती है भाई, उभय प्रतिरोधन क्षमता प्रभावित होती है। आगे देखो, इसी लाइन को आगे चलते हैं।
आगे लेके चलते हैं। मृदा की धनायन उन्मुख क्षमता अधिक होने पर इसकी उभय प्रतिरोधन क्षमता भी अधिक हो जाएगी। ठीक है, अगर इसकी कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी ज्यादा है, सीईसी ज्यादा है, तो इसकी बफर कैपेसिटी भी कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, 50% बेस संतृप्ति पर मृदा सबसे अधिक उभय प्रतिरोधन प्रदर्शित करती है। 50% पर सीधी सीधी बात है, 50% एसिड होगा, 50% बेस होगा। तो 50% बेस संतृप्ति पर दोनों आपके लगभग कैसे हैं, ऑलमोस्ट सेम है, तो पीएच के मान में ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि 50% बेस संतृप्ति पर मृदा का सबसे अधिक क्या होता है, उभय प्रतिरोधन होता है। यानी 50% बेस संतृप्ति पर मिट्टी आपकी सबसे ज्यादा उभय प्रतिरोधन क्षमता को प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब इसमें देखो एक टॉपिक और रहा है, उभय प्रतिरोध का महत्व, और आपके ये क्वेश्चन रहे हैं, मेन पॉइंट रहे हैं। ठीक है, तो अब हम करने क्या वाले हैं भाई, ये क्वेश्चन और जो भी आपके जो मेन पॉइंट्स हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसके देख लेंगे हम, और आपके जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपके ऑब्जेक्टिव हो गए, अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक क्वेश्चन हो गए, इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे आने वाली आपकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आपने उभय प्रतिरोधन क्रिया पढ़ ली, उभय प्रतिरोधन क्या होता है, बफर सॉल्यूशन क्या होता है, बफर सॉल्यूशन के क्या क्या प्रकार आपने देखे हैं, 2 तरीके के जो प्रकार थे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बस इसी तरह पढ़ते रहिए भाई, कल के लेक्चर में है ना, ये आप कल की क्लास में ये आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर इसके बाद जो अगली क्लास आएगी उसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो बस पढ़ते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।